राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस की शिकायत के बाद जांच में जुटा चुनाव आयोग। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के पेन कांड में कांग्रेस और आर के आनंद की शिकायत के बाद चुनाव आयोग अब हरकत में आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय दहिया की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम मंगलवार को विधानसभा पहुंची। टीम ने चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी और विधानसभा के सचिव आर के नांदल से कई घंटों तक पूछताछ की। टीम ने नांदल से पूरे घटना की तमाम बारीकियों को जाना और पेन की कथित अदला बदली को लेकर लंबी चर्चा की। हालांकि नांदल ने अपनी भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बताया और पेन बदलने की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पेन बदलने वाली थ्योरी जो है उसको मैं उस बात को मानने के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि हमने तो वो बांध के रखा था बिल्कुल कैबिन में। हाँ बिल्कुल, वो कैबिन में बंधा हुआ था, उसको बदलना और ARO की ड्यूटी उसके बराबर में ही लगा रखी थी। और वो वीडियोग्राफी में भी वो क्लियरली दिखता है कि ARO एंड माई ऑफिसर्स हैव रेगुलरली चेक द कैबिन कि कोई पेन में कोई गड़बड़, कोई ऐसी बात तो नहीं है। ऐसा कोई नहीं, ये मानने के लिए मैं तैयार। दरअसल पूरा विवाद 14 वोट रद्द होने का है। इन 14 में से 13 वोट पेन की शाई बदलने के कारण रद्द हुए हैं। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। राज्यसभा की वोटिंग कांड पर हरियाणा कांग्रेस ने पार्टी आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट। स्याही के फेर में फंसे सभी 13 विधायकों को दी गई क्लीन चिट, सरकार पर लगाया साजिश का आरोप। राज्यसभा चुनाव के पेन कांड पर हरियाणा कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने राहुल गांधी से मिलकर उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट में तंवर ने पार्टी के विधायकों को क्लीन चिट दी है और कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने सही वोट डाले थे, लेकिन साजिश के तहत सरकार ने उन्हें रद्द करवा दिया। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को इस मामले में मिलकर सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की हिदायत दी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरी लीडरशिप इस बात को लेकर के है कि हम लोगों को ये जो कांग्रेस को बदनाम करने की एक कोशिश रही, साजिश रही, उसको पूरी तरीके से बेनकाब करना है। और जब तक हमारे प्रत्याशी को न्याय ना मिले और साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ इसकी पूरी तरीके से इंक्वायरी ना हो, तब तक हमारी लड़ाई जारी है। गौरतलब है कि कांग्रेस इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर चुकी है, जिस पर आयोग ने जांच शुरू कर दी है। पेन कांड मामले में विपक्ष के आरोपों पर सीएम का पलटवार। बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बराला भी उतरे असीम गोयल के बचाव में। राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश में छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा चुनाव में सरकार पर आरोप लगाने वाले विपक्ष को निशाने पर लिया है। जो हारने वाले लोग होते हैं, हारने के बाद किसी प्रकार की कोई बात कहेंगे, जैसे कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी प्रकार की कहावत है। हार के सामने हार को पचाना भी सीखना चाहिए, यही मेरा कहना है। वहीं मनोहर के मंत्री रामविलास शर्मा ने तो इस पूरे मामले को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जोड़कर हुड्डा के नई पार्टी बनाने की भविष्यवाणी तक कर डाली। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हुआ है पार्टी से अलग चला है, उसने नई पार्टी बनाई। चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से चल के विकास पार्टी बनाई, चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस से हट करके हजका बनाई और उसी दिशा में अब कदम बढ़ा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी अपने विधायक असीम गोयल के बचाव में उतर आए हैं। हमारे विधायक के ऊपर जो आरोप लगाया है अभय सिंह चौटाला ने, बिल्कुल निराधार है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। साफ है कि बीजेपी भी अब इस मुद्दे पर आक्रामक दिखना चाहती है। हालांकि पार्टी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जिन 13 वोटों के सहारे उसे जीत मिली वो सिर्फ एक भूल थी या फिर सियासी साजिश। राज्यसभा चुनाव में पेन कांड पर मनोहर के CPS की अजीबोगरीब दलील। बोले सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार, जेब कतरों से रहें सावधान। हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिव श्याम सिंह राणा ने राज्यसभा चुनाव पर अनोखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे मामले में विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शायद कांग्रेस और इनेलो अपने वोटों की रखवाली नहीं कर पाए। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे एक बात लिखी होती है, तो सवारी अपने सामान की खुद
जिम्मेदार और जेब कतरों से सावधान। अब इतने लोग चुनाव जीत के गए हैं, इतनी वोटों से जीत के गए हैं, विधानसभा के अंदर कोई आम आदमी तो नहीं जाता, अपनी वोट स्वयं बाप डालता है, किसी तरीके से भी डाले वो उसका तो उससे बात। राणा के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में हर विधायक ने अपनी मर्जी से वोट डाला और इसके बाद अब विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए बेबुनियादी बयानबाजी कर रहा है। पैन कांड पर बोले निर्दलीय विधायक जयप्रकाश, कहा रद्द हुए वोटों का पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राज्यसभा चुनाव में स्याही बदलने से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 13 वोट कैंसिल हो गए थे, लेकिन ये वोट किस दल के विधायकों के हैं, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ईटीवी के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में हरियाणा की राजनीति के मास्टर कहे जाने वाले पूर्व मंत्री जयप्रकाश ने तो ये कह दिया है कि ये वोट किस किस के रद्द हुए हैं, इस बात का पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वोट किसके कैंसिल हुए, किसके वोट थे, ये भी नहीं कोई कह सकता है, तो इमेजिनरी बात है। ये इंडियन नेशनल लोकदल के लोग जो ये प्रचार कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेसी कहते हैं कि लोकदल वालों के, दोनों की मिथ्या बातें हैं। ये इमेजिनरी, कांग्रेस वालों ने तो लिख के दे दिया वहाँ कि हमारे वोट कैंसिल हुए हैं, जो चुनाव आयोग में चिट्ठी दी। जो ना दोषी वो खुद ही साबित हो गए, तो फिर मैं उसका क्या जवाब। निर्दलीय विधायक जयप्रकाश ने चुनाव के दौरान मौजूद सभी चुनावी एजेंटों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयप्रकाश ने सवाल पूछा है कि जब सभी पार्टी के एजेंट मौजूद थे तो उस वक्त इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। सीएम ने जाटों के आंदोलन पर जताया एतराज, कहा मामला कोर्ट में, ऐसे में धरने प्रदर्शन करना गलत। सीएम ने कहा कि इस आंदोलन से प्रदेश को हो रहा आर्थिक नुकसान। आरक्षण सहित कई मांगों को लेकर प्रदेश के 12 जिलों में जाटों के धरने जारी हैं। कई जिलों में प्रशासन ने जाटों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और अब सीएम खुद आंदोलनकारियों से बातचीत करने की तैयारी में है। हालांकि सीएम ने जाटों के आंदोलन पर अपना एतराज भी जताया है। सीएम ने कहा कि मामला कोर्ट में है, लिहाजा अभी आंदोलन करना गलत है। सीएम ने माना कि आंदोलन से प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जहाँ तक आरक्षण का विषय है, हम लोगों ने उस पर एक्ट बना दिया है और एक्ट हाई कोर्ट के अंदर उस पर स्टे हुआ है, तो उस स्टे को तोड़वाने के लिए सरकार की ओर से हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और उस भरपूर प्रयत्न के कारण से मुझे लगता है वो भी मामला जल्दी हल होना चाहिए। जब इस प्रकार के विषय आते हैं तो इतना बड़े पैमाने के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो बुलाया गया है उनके ऊपर खर्चा भी होता है और वो खर्चा एक प्रकार से प्रदेश के ऊपर बोझ है। तो कुल मिलाकर जल्दी से इसका निपटारा होगा तो इन सारे विषयों में से नहीं जा सकते। हालांकि सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि जाट आरक्षण को लेकर सरकार कोर्ट में मजबूती से पैरवी कर रही है और जाटों को आरक्षण जरूर दिलवाया जाएगा। जाटों के आंदोलन को मिला सियासी पार्टियों का समर्थन। रोहतक में कांग्रेस के 2 विधायक धरने पर पहुंचे, सरकार पर लगाया जाटों के साथ जाति करने का आरोप। पिछले 10 दिनों से जारी जाट आंदोलन में अब सियासी पार्टियां भी कूदने लगी हैं। कांग्रेस के 2 विधायक आनंद सिंह दांगी और श्री कृष्ण हुड्डा मंगलवार को युवाओं की एक बड़ी ब्रिगेड के साथ जसिया में चल रहे धरने में पहुंच गए। इस दौरान इन विधायकों ने आंदोलनकारी जाटों को अपना समर्थन दिया। इन विधायकों ने कहा कि इस लड़ाई में वो जाटों के साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के विधायक के नाते नहीं बल्कि एक जाट होने के नाते पहुंचे हैं। इस दौरान इन विधायकों ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अब ये वेशपाल मलिक इस काम को करने में इसको बधाई है और सारे सहयोग दे तो और भी बढ़िया बात है ताकि ये काम आसान हो जाए। ये बात क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन किया इसमें? हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन है। ये सारे उनकी ये सारी जांच रख के सब हमारी पार्टी का समर्थन है। 15 आ गया तो 15 आ गया, भीड़ का दर आ गया, सब आ गए, शकुंतला खटक आ गई, सभी आ गए, सबका है। हम जायज मांग है, शांति प्रिय ढंग से ये हमारा धरना है, इसमें हम सबका योगदान है। कांग्रेस विधायकों ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फरवरी में हुए दंगों के पीछे भी सरकार ही शामिल थी और इस बार भी ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के साथ साथ इनेलो ने भी किया आंदोलनकारी जाटों के समर्थन का ऐलान। अभय चौटाला बोले, धरनों में शामिल होंगे इनेलो नेता। जाट आंदोलन को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस इस आंदोलन को अपना समर्थन दे चुकी है और अब इनेलो भी मैदान में कूदने को तैयार है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि पार्टी के नेता बुधवार को धरना स्थलों पर जाकर आंदोलनकारी जाटों को अपना समर्थन देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो जाटों से ये अपील भी करेंगे कि अपनी इस लड़ाई को वो शांतिपूर्ण तरीके से ही जारी रखें।
अगर किसी के साथ कोई धोखा करेगा तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि उसके साथ खड़ी हो। अब हम इनके साथ पूरी तरह से साथ खड़े हैं और मैं कल से जहाँ जहाँ इनके धरने हैं सब जगह पे जाऊँगा और जा करके पूरे रूप से समर्थन देगा। अभय चौटाला का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा से ही जाट आरक्षण के पक्ष में रही है और जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलने तक वो उनकी आवाज उठाते रहेंगे। जाट नेताओं ने हरियाणा सरकार को चिताया, कहा हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे सरकार। प्रदेश में आरक्षण को लेकर जाटों की जंग जारी है। भिवानी के घनाना गांव में भी जाटों का धरना जारी है। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार उनकी खामोशी को कमजोरी न समझे। जाट नेताओं ने सरकार पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। सरकार की शांति पूर्वक तरीके का जो है वो हमारी कमजोरी समझ रही है, लेकिन हम हरियाणा सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारा सब्र है। लेकिन ये सब्र कितने दिन चलेगा ये अंदाजा लगा ले। हालांकि जाट नेताओं ने ये भी कहा है कि सरकार से बातचीत के बाद वे अगली रणनीति तैयार करेंगे। रोहतक में आरएसएस का शिविर, स्वयं सेवकों को टिप्स देने पहुंचे मोहन भागवत, लेकिन मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के द्वितीय वर्ग शिविर का 29 मई से रोहतक में शुभारंभ हुआ था। इस शिविर में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। शिविर का समापन 18 जून को होगा। शिविर में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंगलवार को रोहतक पहुंच गए। भागवत के कार्यक्रम के कवरेज के लिए मीडिया कर्मी भी पहुंचे, लेकिन उन्हें आगमन तक की कवरेज नहीं करने दी गई। उत्तर क्षेत्र का हमारा जो शिविर है, द्वितीय वर्ष शिविर है, तो इसमें 5 स्टेट के लोग बच्चे हमारे स्वयंसेवक जो आए हुए हैं और 3 दिन हमारे परम पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी 14, 15, 16 को यहाँ पर उनका प्रवास रहेगा। मोहन भागवत अब अगले 3 दिनों तक रोहतक में ही रहेंगे। इस दौरान भागवत स्वयं सेवकों के बौद्धिक शिविर को भी संबोधित करेंगे। डीजीपी केपी सिंह सहित हरियाणा पुलिस के 19 अफसरों को किया जाएगा पुलिस मेडल से सम्मानित। चंडीगढ़ में हुई बैठक में नामों को किया गया फाइनल। पुलिस मेडल से सम्मानित होने वाले हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची सरकार ने तैयार कर ली है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में नामों को फाइनल किया गया। बैठक में हरियाणा पुलिस के 19 अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों को केंद्र सरकार के पास भेजने का फैसला लिया गया। इनमें आईपीएस केपी सिंह, ओपी सिंह, अजय सिंघल, सौरभ सिंह शामिल हैं। सूची में रंजन पाल सिंह, आरएस चावला का नाम भी है। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों में प्रमोद, रामकुमार और राजवीर समेत कई कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं। हरियाणा पुलिस के इन सभी अफसरों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सम्मानित करेंगे। इन सभी को पुलिस में बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। शहीद के परिवार से वादा खिलाफी के मामले में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने मानी गलती, बोले 2 दिन में परिवार से मुलाकात करके करेंगे वादा पूरा। ईटीवी की खबर का फिर असर हुआ है। देश के पहले शहीद गरुड़ कमांडो के परिजनों से वादा खिलाफी के मामले में सांसद रतनलाल कटारिया ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा कि वो घोषित आर्थिक सहायता 2 दिन में प्रदान कर देंगे। गौरतलब है कि पठानकोट हमले में शहीद हुए देश के पहले गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह की शहादत के बाद कटारिया ने 11 लाख की सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन कई महीने बीतने के बावजूद राशि प्रदान नहीं की और इसी से नाराज शहीद के परिजनों ने सांसद पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए थे। लेकिन जब ईटीवी ने यह मामला प्रमुखता से उठाया तो अब सामने आकर सांसद ने अपनी गलती मानी और जल्द अपनी भूल को सुधारने का आश्वासन दिया। है मेरी थोड़ा सा डिले हुआ है, उसके लिए मैं समय याचना भी चाहता हूँ, पर जो थोड़ी सी चूक हुई है उसको मैं कल या आज पूरी कर दूँ। फिलहाल देखना ये होगा कि बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया अब भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं, या फिर मीडिया के सामने बड़े दावे और वादे करके दोबारा गायब हो जाएंगे। पंचकूला में बाबा रामदेव की योगा क्लास आज खत्म। आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सीखे योग के गुर। बाबा रामदेव बोले, योगा पर होने वाला खर्च पैसों का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। पंचकूला में चल रहे बाबा रामदेव के 3 दिवसीय योग शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत प्रदेश के तमाम मंत्री और अधिकारी इस दौरान रामदेव के साथ योग करते दिखाई दिए। इस मौके पर रामदेव ने उन लोगों पर निशाना साधा जो योग दिवस पर हो रहे हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों को पैसों की बर्बादी बता रहे हैं।
योग में पैसा खर्च करना ये पैसे की वेस्टेज नहीं है, ये पैसे का सदुपयोग है। ये फिल्मों में जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपए नचैये को भैया ले जाते हैं, ये पैसे का दुरुपयोग है। ये योग में पैसा खर्च हो रहा है, ये तो पैसे का सदुपयोग है, इसमें तो और ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। इस पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में हजारों की संख्या में यहाँ योग साधकों ने 3 दिन तक योग किया है, उसका अभ्यास भी किया है और निश्चित रूप से एक प्रेरणा सब लोगों को यहाँ मिलेगी। बाद में रामदेव ने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित योग शिविर में भी शिरकत की और छात्रों को योग के आसन सिखाए। पंचकूला के बाद बाबा रामदेव का अब अगला कार्यक्रम फरीदाबाद में है। रामदेव ने 17 से 21 जून तक फरीदाबाद में आयोजित होने वाले इस योग शिविर में 1 लाख लोगों को योग सिखाने का लक्ष्य रखा है। रामविलास शर्मा के घर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। सीएम और दूसरे मंत्रियों ने भी की मुलाकात। रामदेव बोले, हरियाणा को बनाएंगे योग का हब। पंचकुला में योग शिविर के समापन पर योग गुरु बाबा रामदेव कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा के निमंत्रण पर उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और कई दूसरे मंत्री भी रामदेव से मुलाकात के लिए पहुंचे। इस मौके पर रामदेव ने सीएम और मंत्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा की और हरियाणा को योगा का हब बनाने की बात कही। इस मुलाकात के दौरान रामदेव और मंत्रियों के बीच मोरनी में प्रस्तावित सबसे बड़े हर्बल पार्क को लेकर बात की गई। सरकार ने कहा कि इस पार्क का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। मेवात में फिरोजपुर छिड़का के बाद पुरहाना में भी खिला कमल। रुबीना बेगम बनी नगरपालिका की अध्यक्ष। मेवात में मंगलवार को पुरहाना नगरपालिका के चेयरमैन का चुनाव संपन्न हो गया। फिरोजपुर छिड़का की तरह पुरहाना में भी बीजेपी अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही। 15 वार्डों वाली पुरहाना नगरपालिका में रुबीना बेगम 11 वोट लेकर अध्यक्ष चुनी गई। रुबीना बेगम की जीत के बाद उनके समर्थक जश्न में डूब गए। जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। इससे पहले मेवात जिला परिषद पर भी बीजेपी अपना कब्जा जमा चुकी है। बीजेपी की लगातार हो रही जीत से पार्टी समर्थक बेहद उत्साहित हैं। निजीकरण के विरोध में एक दिन के लिए अनशन पर रहे बिजली कर्मचारी प्रदेश भर में किए प्रदर्शन। 27 और 28 को रहेंगे हड़ताल पर। हरियाणा सरकार द्वारा 23 सब डिवीजन का निजीकरण किए जाने के विरोध में मंगलवार को प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी अनशन पर रहे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी बिजली दफ्तरों के बाहर कर्मचारी अनशन पर बैठे। कर्मचारी नेताओं की माने तो सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। बिजली कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक बिजली कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। साइबर सिटी गुड़गांव में सड़क पर उतरे उद्योगपति ईडीसी रिकवरी का कर रहे हैं विरोध। HSIIDC की ओर से दिए गए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी ईडीसी रिकवरी के नोटिस के विरोध में गुड़गांव के उद्योग विहार के उद्योगपतियों ने मोर्चा खोल दिया है। इन उद्योगपतियों ने मंगलवार को स्टेट ऑफिसर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल ईडीसी की रिकवरी का ये विवाद पुराना है। पहली बार 2001 में उद्योगपतियों को ईडीसी के नोटिस जारी किए गए थे। उस वक्त कई उद्योगपतियों ने अदायगी कर दी और कई कोर्ट की शरण में पहुंच गए थे, लेकिन नए सिरे से नोटिस जारी होने से ये मामला अब फिर से गर्मा गया है। HSIIDC ने अब 682 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से इन उद्योगों को नोटिस जारी किए हैं, जिसका ये उद्योगपति विरोध कर रहे हैं। गुड़गांव में गुंडों का आतंक। घर में घुसकर महिला को बनाया हवस का शिकार। रेप के बाद लूटपाट कर हुए फरार। गुड़गांव में बेखौफ बदमाशों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कई घंटों तक न केवल उत्पात मचाया, बल्कि एक 25 साल की महिला के साथ दुष्कर्म भी किया। महिला के मुताबिक सोमवार को जब वो घर पर अकेली थी, तब बदमाश उसके घर में दाखिल हुए और घर में लूटपाट के साथ उसके साथ घिनौनी हरकत की। अचानक घर में दाखिल हुई महिला की बेटी ने बंधक बनी महिला को खोला और शोर मचाकर लोगों के साथ एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि दूसरे बदमाश भागने में कामयाब हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल यूपी के सिकंदराबाद के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। समालखा में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया। पत्नी ने प्रेमी के लिए किया था अपने ही पति का कत्ल।
समालखा के झट्टीपुर गांव के जोगिंदर की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दिया है। जोगिंदर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी कुंती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। दोनों ने चारपाई पर सो रहे जोगिंदर का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा था। दरअसल जोगिंदर की पत्नी और उसके प्रेमी के अवैध संबंधों का उसे पता चल गया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर सारी हकीकत पुलिस के सामने बयां की। सोनीपत में जमीनी विवाद के चलते गोली मारकर शख्स की हत्या, कार सवार बदमाशों ने सरेआम दिया वारदात को अंजाम। सोनीपत के गांव जाखोली का रहने वाला रघुवीर देर रात दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन जब वो अपने गांव के नजदीक पहुंचा तब कुछ कार सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया और उस पर गोलियां बरसा दी। 2 से 3 गोलियां रघुवीर को लगी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई के मुताबिक उसके परिवार के ही 4 लोगों ने उसके भाई की हत्या को अंजाम दिया है। इससे पहले भी रघुवीर और उसके परिवार पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका था। एक हमले में तो रघुवीर के भाई का कान तक काट दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुड़गांव में एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि मैं जीना नहीं चाहता। साइबर सिटी गुड़गांव में एक शख्स ने अपनी नस काट कर खुदकुशी करने की कोशिश की। सेक्टर 10 के रहने वाले वरुण मलिक नाम के शख्स ने खुदकुशी की कोशिश से पहले फेसबुक पर फोटो और वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वरुण ने कहा कि अब वो जीना नहीं चाहता। जानकारी के मुताबिक कुछ पारिवारिक कारणों से वरुण काफी लंबे समय से डिप्रेशन में था और उसी की वजह से उसने ये कदम उठाया। I am Varun Malik and I want to die. I don't hold anyone responsible for it. I hate all my senses. I am saying बहुत हो गया, अब मैं नहीं जीना चाहता। अब मेरी सुसाइड के लिए या मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई भी किसी को परेशान ना किया जाए। मेरी आखिरी रिक्वेस्ट, इच्छा यही है। बहुत हो गया, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। फिलहाल वरुण अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो उधर गुड़गांव पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पानीपत में बेरोजगारी से तंग आकर एक युवक ने दी जान, फंदा लगाकर किया सुसाइड। पानीपत की इंदिरा कॉलोनी में एक पवन नाम के शख्स ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों के मुताबिक पवन पिछले कई दिनों से नौकरी नहीं मिलने के कारण मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। हाल ही में पवन की नौकरी छूटी थी, जिसका जिक्र उसने अपने दोस्तों के साथ भी किया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पवन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पवन की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। पवन के बच्चे और बीवी भी हैं जो इन दिनों मायके गए हुए थे। बहादुरगढ़ में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्राली और कार की टक्कर में 3 युवकों की मौत। बहादुरगढ़ के नूना माजरा के पास मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल ट्रैक्टर ट्राली के सामने अचानक ब्रेक आने के बाद ट्रैक्टर चालक ने ब्रेक मार दिए, जिससे पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक तेजिंदर दिल्ली के शास्त्री नगर में डीप फ्रीजर बनाने की एक कंपनी चलाता था और रात के समय महेंद्रगढ़ से अपने 3 कर्मचारियों के साथ काम करके घर लौट रहा था। फरीदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50 लाख की मूर्तियों के साथ 3 मूर्ति चोर गिरफ्तार। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच को मूर्ति चोरी की वारदात को सुलझाने में सफलता मिली है। पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा की कीमत की चोरी की मूर्तियां बरामद की हैं। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों ने देश के जाने माने कलाकार गगन जैन के स्टूडियो से पीतल की बनी मूर्तियां चोरी की थीं। गिरफ्तारी के बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तीनों आरोपियों को मूर्तियों की कीमत का अंदाजा नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने बाजार में ये मूर्तियां सिर्फ 20,000 रुपए में बेच दी थी। भिवानी पुलिस के एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम को मिली बड़ी कामयाबी, चंदन तस्करों का किया पर्दाफाश। भिवानी पुलिस ने 4.5 क्विंटल चंदन की लकड़ी बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार राजू ने बताया कि गांव का ही एक शख्स ये लकड़ी चेन्नई से लेकर आया था और हिसार में मुनाफे में बेचने के लिए कहा था, लेकिन कई दिनों से इन्हें ग्राहक नहीं मिला था। चंदन की बाजार कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल तस्कर के मास्टरमाइंड अभी गिरफ्त से बाहर है। मेवात में पानी पर हाहाकार, एक एक बूंद को तरसे लोगों ने मटके फोड़कर किया विरोध प्रदर्शन।
मेवात में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने मंगलवार को अपना गुस्सा मटके फोड़कर निकाला। सैकड़ों गुस्साई महिलाओं और ग्रामीणों ने गांव में बने पानी के चैम्बर पर जमकर मटके फोड़े और सरकार और प्रशासन के खिलाफ भड़ास निकाली। इन लोगों के मुताबिक बार बार अधिकारियों से गुहार लगाए जाने के बावजूद पानी की समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है। मुस्लिम बहुल्य इलाका होने की वजह से मेवात में काफी रौनक है, पर पानी की समस्या की वजह से लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर की मांग, गुम हुए 36 मेडल और ओलंपिक ब्लेजर को ढूंढे खेल मंत्रालय। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान बलबीर सिंह सीनियर अपने खोए हुए मेडल को लेकर काफी परेशान हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर बलबीर सिंह ने 1985 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपने 36 नेशनल और इंटरनेशनल मेडल और 1956 ओलंपिक का एक ब्लेजर म्यूजियम में रखने के लिए भेंट किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक उनके मेडल और ब्लेजर का कोई अता पता नहीं है। ये इस देश के सिस्टम की नाकामी ही है कि बलबीर सिंह सीनियर जैसे दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को अपने मेडल हासिल करने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। छोटी उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाले गुड़गांव के नरेंद्र यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, एवरेस्ट पर जख्मी होने के बावजूद सरकार ने नहीं ली सुध। हरियाणा में सबसे यंगेस्ट पर्वतारोही का खिताब हासिल करने वाले नरेंद्र यादव हरियाणा सरकार की खेल नीति से नाराज हैं। दरअसल एवरेस्ट फतेह के दौरान नरेंद्र गंभीर रूप से बीमार हो गया था, जिसमें इसके अंग तक काटने की नौबत आ गई थी, लेकिन न तो हरियाणा सरकार का कोई नुमाइंदा इसे देखने गया और न ही किसी तरह की कोई मदद की। मुझे इतनी भयंकर बीमारी हुई है फ्रोस्ट बाइट, जिसमें इंसान के अंग तक चले जाते हैं, और मैं यहाँ पे आए हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं, 8 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एक माउंटेनियर आया है समिट करके हरियाणा के नाम रिकॉर्ड लाया है तो थोड़ी बहुत भी पूछ की जाए। अब तक कोई पूछने वाला नहीं है। नरेंद्र के मुताबिक एवरेस्ट फतेह करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 21 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देती है, लेकिन उसके मामले में सम्मान देना तो दूर, उसे मुबारकबाद तक नहीं दी गई।